दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक हमारे इस चैनल में। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि एम लक्ष्मीकांत जो इंडियन पॉलिटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 39 जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो लोकल गवर्नमेंट था, रूरल गवर्नमेंट का था, पंचायती राज सिस्टम है उसको कवर किया था। और आज हम म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि लोकल गवर्नमेंट में दो चैप्टर्स हैं और दूसरा चैप्टर जो आज इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये टर्म जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या बताती है। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का मतलब है कि शहरी शहरी एक सरकार। शहरी सरकार से मतलब क्या है कि यहाँ जो पावर जो दी गई है वो छोटे छोटे जो नीचे नीचे मतलब ग्राउंड लेवल पर दी गई है शहर को। जो अर्बन होते छोटे छोटे शहर जो होते हैं उनको दी गई है ताकि वो अपने यहाँ की जो परिस्थिति को देख के अपने विकास कार्य और अपना जो सुशासन है शासन है वो चला सकें। अब जो jurisdiction है of an urban local government is limited to a specific urban area which is demarcated for this purpose by the state government, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो शहरी एरिया को एक चिन्हित किया गया है उस चिन्हित एरिया को सरकार चलाने का मतलब जो अर्बन में जो लोकल गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो इस डिमार्केटेड एरिया को गवर्न करेगी। गवर्न से मतलब है यहाँ पर सभी तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उनको देखेगी और वो अपने हिसाब से करेगी। तो हम बात करें तो अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट है ये 8 टाइप्स की इसको डिवाइड किया गया, 8 तरीके से इसको बांटा गया है। वैसे कौन सी है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरी है म्यूनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसीज। The system of urban government was constitutionalized through the 74th Constitutional Amendment Act 1992। यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटीज है इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था किसके द्वारा? 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी कि जो 74वां संविधान संशोधन था 1992 में जो पास किया गया था उससे ये जो अर्बन गवर्नमेंट है इसको संवैधानिकता दी गई थी। ठीक है। एट द सेंट्रल लेवल द सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डील विद द बाय द फॉलोइंग 3 मिनिस्ट्रीज, यानी कि केंद्र पर अगर हम बात करें तो केंद्र लेवल पर ये जो शहरी लोकल गवर्नमेंट जो है उसको 3 मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो है उसको डील किया जाता है। यानी कि कौन कौन सी है? एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स अर्बन अफेयर्स यानी कि शहरी मंत्रालय की जो शहरी मंत्रालय है, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय। यानी कि इन 3 मिनिस्ट्रीज के अंडर ये है अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो डील की जाती है। इवोल्यूशन ऑफ द अर्बन बॉडीज, यानी अब हम यहाँ पर एक इसकी बैकग्राउंड देखें तो कैसे जो अर्बन बॉडीज है इनको इवॉल्व किया, कैसे ये बनी। तो हिस्ट्री के पॉइंट से देखें तो मॉडर्न टाइम्स में क्या किया, यानी ब्रिटिश के पीरियड के समय से ही अर्बन लोकल जो गवर्नमेंट है इसका चाल चलन जो है वो शुरू हो गया था। तो पहली बार जो है 1688 में जो पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी इंडिया में वो सेटअप की गई थी, और कहाँ पर? मद्रास में। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि पहली जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सेटअप की गई थी? मद्रास में। कब की गई थी? 1688 की। और किसके द्वारा अगर पूछा जाता है तो है यहाँ पर एली एलियू एलियू एलू एल जो है एलियू के द्वारा जो है वो सेटअप की गई थी। दूसरा जो है 1726 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप की गई थी, कहाँ पर? बम्बई और मद्रास में। उसके बाद लॉर्ड मेयो जो थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1870 में, जिसमें कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जा रही थी उनके लिए कैसे उनकी जो फाइनेंस जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा उसके संबंध में एक रेजोल्यूशन पास किया था। कब किया था? 1870 में। पांचवा है लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन 1882 का है, हैज बीन हेल्ड एज द मैग्ना कार्टा, यानी कि जो शहरी मंत्रालय जो अर्बन बॉडीज देखते हैं हम या जो पंचायत से हमारी लोकल गवर्नमेंट की, इसके संबंध में लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन को क्या क्या मैग्ना कार्टा कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1882 में। नेक्स्ट पॉइंट है रॉयल कमीशन बनाई गई थी ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वाज अपॉइंटेड इन 1907 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1909 में। यानी कि जो हमने एक्ट देखा था 1909 का एक्ट था तो उसमें भी जो कमीशन बनाई गई थी उस कमीशन इसी उद्देश्य से बनाई गई थी कैसी जो अर्बन बॉडीज हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ठीक है।
और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 जो था 1919 का था, उसमें डायरकी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी और डायरकी कहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई थी, प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसके हिसाब से ये जो एक सब्जेक्ट था शहरी विकास का यानी अर्बन बॉडीज का, वो किसके लिए दिया गया था, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट रखा गया था। तो दो तरह के सब्जेक्ट देखे थे हमने उसमें, एक तो था रिजर्व रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा था ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट थे, जो कि लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस के या फाइनेंस है, जो कि गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने अपने पास रखे थे। जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट में ऐसे ऑर्डर्स थे जो कि जो मिनिस्टर्स थे, जो इलेक्शन हुए थे, चुनाव चुनकर जो असेंबली में आए थे, उनको दे दिए गए थे। तो अर्बन बॉडीज जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट का एक हिस्सा था और ये जो है किसको दिया गया था, मिनिस्टर के लिए। नेक्स्ट है 1924 में कंटोनमेंट एक्ट पास किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेचर द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज ए प्रोविंस सब्जेक्ट, यानी कि जब 1935 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के द्वारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी इसको एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट के तौर पर इसे रखा गया था। अब कुछ कमेटीज हैं जो टेबल दी हुई है 39.1, इसमें कमेटीज में बताया गया है कौन कौन सी कमेटी और कमीशन बनाई गई हैं, जो कि किस पर काम करेंगे कि अर्बन लोकल जो गवर्नमेंट्स है उसको कैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और जो भी उसमें कमियां हैं उनको कैसे सही किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, यानी कि कैसे ये जो अर्बन बॉडीज थी इनको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो देखो अगस्त 1989 में 1989 में राजीव गांधी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि 65वां संविधान संशोधन बिल लेकर आए थे और इस बिल का नाम रखा था नगर पालिका बिल। ठीक है, नगर पालिका बिल लोकसभा में लेकर आए थे। बिल का मेन उद्देश्य यही था कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन मतलब उन्हें ताकतवर कैसे किया जाए। ठीक है, लेकिन ये बिल जो था वो लोकसभा में तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में ये हार गया था। अपोजिशन जो पार्टी थी उसने बहुत ज्यादा इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से ये पास नहीं हो पाया था और आखिरकार क्या हो गया, बिल ये लैप्स हो गया था। उसके बाद में क्या है कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो थी बीपी सिंह की, उस समय पे बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, इनकी जो गवर्नमेंट थी वो फिर से एक लेकर आती है बिल, नगर पालिका बिल लोकसभा में। कब लेकर आती है, 1990 में। लेकिन ये जो बिल था, द बिल वाज नॉट पास एंड फाइनली लेफ्ट ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, यानी कि ये जो बिल था वो जब लोकसभा इनकी जो बहुमत थी, सरकार गिर गई थी और सरकार गिर जाने के कारण ये बिल क्या था, वो लैप्स हो गया था। और फिर अगेन इस सीरीज में सरकार आती है कांग्रेस की, और कांग्रेस सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इनके नेतृत्व में फिर से एक बिल लाया गया था और बिल का नाम था म्यूनिसिपैलिटीज बिल, और ये लोकसभा में कब लाया गया था, सितंबर 99 में। और फिर ये एक बिल जो है वो पास हो गया था और एक्ट बना था कब, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और कब से फोर्स हुआ, लागू हुआ, 1 जून 1993, यानी कि अभी हमने देखा था कि राजीव गांधी ने जो पहल शुरू की थी और वो पहल आगे कब पूरी हुई है, 1992 में, और कौन से 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से पूछा जाता है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है उनको दर्जा दिया गया था किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो आंसर होगा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जो इन्हें एक संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया था। अब इसकी क्या क्या खासियत है और जो संशोधन इसमें हुआ था संविधान में, कौन कौन से प्रोविजन जोड़े गए थे। तो पहला तो यही है कि पार्ट 9A, यानी कि पार्ट 9 तो हमने क्या देखा था, म्यूनिसिपैलिटीज कैसे जो पंचायती राज है वो पार्ट 9 में, और पार्ट 9A में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज है। ठीक है, और इस पार्ट का क्या नाम रखा था म्यूनिसिपैलिटीज। इसमें प्रोविजन कहाँ तक रखे थे, आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसमें प्रोविजन है, क्योंकि जो पंचायत था, पंचायत पंचायती राज जो सिस्टम है, पीआरआई सिस्टम है, उसमें आर्टिकल्स थे 243 से लेकर 243 ओ तक आर्टिकल्स थे। तो इसमें 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक आर्टिकल्स हैं। और एक नया शेड्यूल जोड़ा गया था, कौन सा शेड्यूल, 12th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, पार्ट 9A आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, और 12th शेड्यूल है, ये जो सब कुछ जोड़ा गया था किस संशोधन के द्वारा, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। ठीक है, अब ये एक्ट जो क्या देता है, एक संवैधानिक दर्जा देता है क्या, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, और इन्हें एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आता है, जस्टिसियल पार्ट बना देता है, मतलब एक न्यायिक हिस्सा बना देता है हमारे संविधान का। ठीक है, इस एक्ट का जो मेन उद्देश्य यही था कि कैसे जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं इनकी यूनिट्स को और ज्यादा, इनके फंक्शंस को और ज्यादा प्रभावित
कैसे ये प्रभावितली काम कर सकें और जो ये स्ट्रॉन्ग हो सकें, ठीक है। साइलेंट फीचर्स की बात करें, कौन कौन से साइलेंट फीचर्स थे, तो तीन तरीके की म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं हमारे यहाँ, ठीक है। एक तो कौन कौन सी है, एक है नगर पंचायत, इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब जो नगर पंचायत होती है वो होती है छोटे लेवल के लिए, मतलब एक ऐसी एरियाज जो अभी गांव है लेकिन उन गांव में शहरीपन आ गया है, यानी कि जो रोड है वो पक्के हो गए हैं, टंकी लग गई है, लाइटों की व्यवस्था हो गई है, ठीक है। मतलब एक ट्रांजेक्शन वाली एरिया है, वो धीरे धीरे शहर की जो मेथड्स हैं उनमें वो अपने आप को डील कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उन्हें नगर पंचायत। म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ होंगे, जहाँ छोटे छोटे शहर हैं, स्मॉल अर्बन एरियाज होती हैं। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये होते हैं बड़े शहर, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट ही है, बंगलौर है, चेन्नई है, ये सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेम्पशन रखा था, क्या था, इफ देयर इज अ अर्बन एरिया वेयर द म्यूनिसिपल सर्विस आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, देन द गवर्नर में स्पेसिफाई दैट एन एरिया टू बी अ इंडस्ट्रियल टाउनशिप। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि सपोज करो किसी भी एक इंडस्ट्रियल वगैरह, मतलब जो यहाँ पर जो कंपनीज वगैरह होती है लगती है, कंपनीज वगैरह ज्यादातर कहाँ लगती है, बड़ी एरियाज में, या कोई एक विलेज वगैरह है ना, एक मेजर सिटीज के पास में लगती हैं। तो उसमें क्या है कि गवर्नर जो उस एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या, एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के तौर पर। अब जो गवर्नर के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर क्या है कि गवर्नर हैज टू स्पेसिफाई ए ट्रांजेक्शनल एरिया, अ स्मॉलर अर्बन एरिया और अ लार्जर एरिया, कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी कि गवर्नर को पावर दी गई है कि गवर्नर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ एरियाज को डिक्लेयर कर सकता है। कैसे, कि यदि उसकी पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है उस एरिया की, रेवेन्यू जनरेट जो की जा रही है वो कितनी है, ठीक है। और भी देखें तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो कैसा है, मतलब वहाँ पर कितने पर्सन है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और कितने नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उस एरिया की, ठीक है। और भी कुछ अन्य फैक्टर्स होते हैं जो गवर्नर जो है जैसा वो सही समझे उस हिसाब से जो किसी भी एरिया को वो एक इंडस्ट्रियल एरिया टाउनशिप के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं। कंपोजिशंस की बात करें कि कौन कौन होगा इसमें, तो सभी जो मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि सीधे तौर पर कहाँ, उस एरिया के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो चुने जाते हैं। इस पर्पस के लिए प्रत्येक म्यूनिसिपल एरिया को बांटा गया एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं, क्या, वार्ड। देखो अपने शहर में है, शहर में सुना होगा कि ये वार्ड है, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, ऐसे ही इनको डिवाइड कर रखा है। अब पावर दी गई है, वो किसको दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर्स को, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ये फिक्स करेगा, वो तय करेगा कि किस हिसाब से जो इलेक्शन है इस चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं उनके चेयरपर्सन जो है उसके इलेक्शन कैसे कराए जाए, वो सब किसी दी गई है। इसके संबंध में जो नियम बनाने की पावर है वो स्टेट के लेजिस्लेचर को दी गई है, ठीक है। अब इसमें दिया गया कि इट में ऑल्सो प्रोवाइड और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इन म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि यदि कोई भी पर्सन जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज है, एक स्पेशल एक्सपीरियंस है उसके पास प्रशासन का, उसके पास भी अधिकार होता है कि वो बिना वोट दिए हुए इस काउंसिल का हिस्सा बन सकता है, ताकि अपनी जो भी उसकी राय है वो उस काउंसिल को दे सके, जिससे कि क्या है कि हमारा जो शहरी विकास जो है वो किया जा सके, ठीक है। मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के, रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट कंप्राइज होली और पार्टली द म्युनिसिपल एरियाज। मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स विद इन द म्युनिसिपल एरियाज, द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटीज अदर देन द वार्ड कमेटीज। ये कुछ नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं वार्ड कमेटी, जो वार्ड बनाए गए हैं उनकी कमेटीज होती हैं। इस कमेटीज में कौन कौन होगा, एक जैसे अगर हम बात करें तो एक वार्ड कमेटीज बनाई जाती है। अब ये कमेटी जो होगी वो एक से ज्यादा वार्ड जो बनाए गए हैं कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर बार्ड्स, यानी कि एक या एक से ज्यादा बार्ड्स को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोविजन बना सकते हैं इस संबंध में कि इस कमेटीज में, इस बार्ड कमेटी में कौन कौन होगा, कौन कौन होगा और कैसे इस कमेटी का जो मेंबर है वो बनाए जाएंगे। अदर कमेटीज की बात करें तो अदर कमेटीज में, इन एडिशन टू द वार्ड कमेटी द स्टेट लेजिस्लेचर इज अलाउड टू मेक एनी प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वही बताया गया है कैसे कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में कितने मेंबर होंगे, कमेटी के चेयरपर्सन को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, ये सभी के संबंध में, इसके संबंध में जो लॉ बनाने का, रूल बनाने की जो पावर है वो किसे दी गई है, स्टेट के लेजिस्लेचर्स को। वही अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो सीटों का जो रिजर्वेशन रखा गया है कैसे रखा गया है, तो जो 1/3 सीटें जो हैं, 1/3 जो सीटें हैं, टोटल नंबर जो सीटें हैं उनका 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए
एससी और एसटी के लिए जो है वो रिजर्व की गई हैं, इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। यदि अगर सपोज़ करो किसी एरिया में अगर एसटी की पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सीट उनको फिक्स की जाए, लेकिन 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए और एससी के लिए रिजर्व की गई हैं। वहीं बात करें हम ड्यूरेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज़, यानी कि कितने समय के लिए ये म्युनिसिपैलिटीज़ का जो बनाई जाएँगी, मतलब जो भी मेंबर्स इलेक्ट होकर आएँगे कितने समय तक रहेंगे, तो यहाँ पर क्लियर रखा गया 5 साल। और 5 साल कब से? जब से वो इलेक्शन होके अपने ऑफिस में एंटर करते हैं तब से। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताई गई हैं कि यदि इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, लेकिन इनके समय से पहले भी इनको डिसॉल्व किया जा सकता है और उसके बाद क्या एक फ्रेश इलेक्शन कराया जाएगा और जो इलेक्शन होगा वो पूरे 5 साल के लिए किया जाएगा, ठीक है? अगर किसी भी कारणवश डिसॉल्व किया गया है म्युनिसिपैलिटीज़ को, डिसॉल्व किया गया है और अगर हम बात करें उनका कार्यकाल जो रह गया है केवल 6 महीने से कम का कार्यकाल रह गया है, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश इलेक्शन कराया जाए। इतने समय के लिए जो है कोई भी एक पर्सन को इलेक्ट किया जा सकेगा और वो जो है वो इतने समय के लिए उस पद पर रहेगा और उसके बाद में क्या है कि नए नए तौर पे एक फ्रेश इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इसके संबंध में क्या है कि अलग से कमीशन आयोग बनाई गई है। मतलब जो भी चुना इन म्युनिसिपैलिटीज़ हैं या पंचायत के जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, उसके लिए एक अलग से राज्य की चुनाव आयोग बनाए गए हैं, हर राज्य में है ये। इनका मेन काम क्या है कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल और द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटीज़ शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशंस। यानी कि चुनाव के संबंध में जो भी म्युनिसिपैलिटीज़ का इलेक्शन कराना है, मतदान सूची बनानी है, क्या निर्देश देना है, कैसे निगरानी करनी है, सभी की जो सभी चीज़ों के संबंध में जो पावर दी गई है, वो किसे दी गई है? राज्य के चुनाव आयोग को। ये चुनाव आयोग जैसा ठीक समझे, वो अपने हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। वहीं हम बात करें क्या-क्या पावर्स और फंक्शन, क्या इन्हें पावर दी गई है म्युनिसिपैलिटीज़ की और क्या-क्या इनके काम हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब वो इन्हें ये दे सकते हैं, क्या ज़िम्मेदारी दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं, जैसा वो उचित समझें, ठीक है? Such a scheme may contain provision for the devolution of power and responsibilities upon municipalities at the appropriate level with respect to preparation of plan and development of economic social justice, the implementation of scheme for economic development and social justice। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो म्यूनिसिपैलिटीज को जो काम करने की जो पावर है वो राज्य चाहे जैसा चाहे उन्हें दे सकती हैं, ताकि वो अपने एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जैसा चाहें उस हिसाब से प्लान तैयार कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या वहीं अगर हम बात करें फाइनेंस की, कि कैसे इनके लिए जो पैसा है वो इकट्ठा किया जाएगा, तो स्टेट राज्य की जो विधानमंडल है, वो पावर देते हैं क्या? ऑथराइज़ कर सकते हैं म्युनिसिपैलिटीज़ को टू लेवी लगाना, कलेक्ट करना और एप्रोप्रिएट टैक्स, ड्यूटीज़, टोल एंड फीस। यानी कि स्टेट के लेजिस्लेचर्स के पास जो मेजर कंट्रोल है म्युनिसिपैलिटी से संबंध में, वो किसे दिया गया है? राज्य के विधानमंडल को, कि वो जब चाहें तब उन्हें पावर दे सकते हैं म्युनिसिपैलिटीज़ को कि वो टैक्स लगा सकें, टैक्स को इकट्ठा कर सकें, ड्यूटीज़ लगा सकें, टोल वगैरह लगा सकें और उनसे पैसा इकट्ठा कर सकें, ताकि जो भी फंड जो है वो रेज़ करके अपने डेवलपमेंट के लिए उसका यूज़ कर सकें। और इसके लिए क्या है कि फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी। हर 5 साल बाद एक फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी राज्य में, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, म्युनिसिपैलिटीज़ की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके बारे में गवर्नर को अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, ठीक है? साथ ही साथ इस फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या होगा कि वो बताएगी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द म्युनिसिपैलिटीज़ ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स, यानी कि राज्य में जितना भी टैक्स जो कलेक्ट होता है, उसको कैसे राज्य और इन म्युनिसिपैलिटीज़ के बीच में उसको डिवाइड किया जाए, मतलब कैसे-कैसे बाँटा जाए, उसके बारे में भी ये फाइनेंस कमीशन सुझाव देगी। दूसरा बताएगी कि कैसे कौन से टैक्स या ड्यूटीज़ या जो फीस हैं, वो म्युनिसिपैलिटीज़ को दे दी जाएँ, ठीक है? और इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी वो सुझाव देगी, किसके लिए? गवर्नर के लिए। ऑडिट ऑफ अकाउंट, यानी कि इनका जो अकाउंट है उसको ऑडिट करने का काम भी किसका है? स्टेट लेजिस्लेचर का है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है मेंटेन करके रखेगी इनका अकाउंट और उस अकाउंट को समय-समय पर ऑडिट करेगी। ना हम बात करते हैं एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज, यानी कि ये तो हमने बात करी है राज्य की, कि राज्य में कौन कंट्रोल करता है? स्टेट का लेजिस्लेचर। लेकिन जहाँ पर यूटीज है, यूटीज पर कौन किसके जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे, तो कौन इन्हें गवर्न करेगा? तो यूटीज के केस में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट जो जैसा चाहे
वैसा डायरेक्ट कर सकते, जैसे वो अपना निर्देश दे सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। एग्जेम्प्टेड एरियाज यानी कि ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है, कहाँ पर नहीं होता है, शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज में। और शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज में अगर अप्लाई होता भी है तो पार्लियामेंट जो है वो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनके प्रोविजन में चेंजेस करती है, उसके बाद ही वो अप्लाई किया जाता है इन एरियाज में। हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज की। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या है, देखो इसमें जो मेन चीज थी ना वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी है कि कौन से एक्ट के द्वारा पास किया गया था, कौन सा पार्ट जोड़ा गया है, कौन सा शेड्यूल, कितने इसमें आइटम्स हैं और कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताता है। अब जो हम आगे का जो मैटर कवर कर रहे हैं ना, ये बेसिकली मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मेंस में क्या होता है कि आपको हर चीज के बारे में लिखना होता है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होती है कि भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी, और ये कमेटी क्या है, ये जो है जो प्लान तैयार किया गया है पंचायत के द्वारा या म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसका रिव्यू करती है और एक ड्राफ्ट तैयार करती है। अब इस कमेटी में कौन कौन होगा, ठीक है, तो जो मैनर होगा ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ सच कमेटीज, कैसे इसका स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाती है इस कमेटी के संबंध में, कैसे कौन कौन होगा, कैसे इलेक्शन करवाया जाएगा, क्या काम होगा इस कमेटी का, ठीक है, और जो भी चेयरपर्सन होगा इस कमेटी का उसको कैसे चुना जाएगा। द एक्ट lay down that the 4/5 of the member of a district planning committee should be elected by the elected member of the district पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, यानी ये कह रहे हैं 4/5 जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि 5 मेंबर्स में 4 मेंबर जो है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा ही इस कमेटी के सदस्य चुने जाएंगे। नेक्स्ट है इन प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से है, यानी कि वही बताया गया कि इस कमेटी का मेन काम क्या है कि ड्राफ्ट को तैयार करना, कैसे एक विकास को मतलब कैसे जो जमीनी स्तर का जो विकास जो है वो किया जा सके और ज़्यादा बढ़िया तरीके से किया जा सके, उसके संबंध में क्या है कि प्लान वगैरह तैयार करना। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। अब मेट्रोपॉलिटन का मतलब है जिन शहरों की जो आबादी है वो 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर भी एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी का भी मेन काम क्या होगा वो इसमें सब अभी हमने देखा कि वो ये कैसे प्लान बनाना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, उन सभी चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th शेड्यूल। अब जो नया शेड्यूल जोड़ा गया है 12th शेड्यूल, इसमें टोटल कितने आइटम्स हैं, 18 आइटम्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि 12th शेड्यूल में कितने आइटम्स हैं, 18 है। और वो आइटम कौन कौन से हैं, जैसे कि अर्बन प्लानिंग, शहर की जो प्लानिंग की जाती है, कि जो देखा होगा आपने कि शहर में एक मानक तैयार किया जाता है कि बिल्डिंग्स बनेंगी, उनकी परमिशन लेनी होगी, जो बाहर छज्जा निकाला जाता है वो कितने फीट निकाला जाएगा, ठीक है, कितनी रोड की है, ये एक नक्शा बाकायदा पास कराना होगा। तो उन चीज़ों के संबंध में एक प्लानिंग वगैरह बनाई की जाती है। रेगुलेशन कैसे लैंड का यूज करना है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बारे में प्लान करना है, और रोड और ब्रिजेस बनाना है और कहाँ क्या निकालना है, ठीक है, वाटर सप्लाई है, पब्लिक हेल्थ है, फायर सर्विस है, अर्बन फॉरेस्ट्री है, सेफ गार्ड जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनके लिए भी प्रोविजंस बनाना, ठीक है। स्लम इम्प्रूवमेंट, जो भी स्लम जो झोपड़ पट्टी वाले जो लोग रहते हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी कुछ जो है कुछ स्टेप्स उठाना, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वगैरह चलाना, प्रमोट करना क्या कल्चर और एजुकेशनल, बरियल्स या बरियल ग्राउंड वगैरह है, कैटल पॉन्ड्स हैं, वाइटल स्टैटिक्स हैं, पब्लिक एमिनिटीज हैं, रेगुलेशन है ऑफ द स्लॉटर हाउस एंड द टैंडीज, यानी कि जो स्लॉटर हाउस जो होते हैं यहाँ पे जो मवेशी वगैरह काटे जाते हैं उनको पूरी तरीके से नियंत्रण करना। तो ये जो कुछ आइटम्स 18 आइटम्स हैं 12th शेड्यूल में रखा गया है, जिन पर म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो अपना काम करती हैं। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो अर्बन गवर्नमेंट है वो 8 तरीके की होती है। अब इन 8 टाइप की कौन कौन सी होती हैं उनको समझेंगे, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसीज। ये 8 तरह की जो है वो गवर्नमेंट होती हैं। तो चलो एक एक करके फिर समझते हैं इनको बढ़िया तरीके से। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कहाँ पर है भाई, म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होती है वो होते हैं बड़े शहरों में, ठीक है। अगर इसको हम हिंदी में देखें तो इसमें हिंदी में कहा जाता है नगर निगम, यानी कि नगर निगम। ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन इनको बनाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिग सिटी, बड़े शहरों का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसे कि दिल्ली हो गया, कलकत्ता है, बम्बई है, हैदराबाद है, बैंगलोर है, चेन्नई है, जितने भी बड़े शहर हैं उनमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है। इनको एक राज्य के विधानमंडल के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा इनको पास किया जाता है, बनाया जाता है, और यूटी के केस में यहाँ पर यह पार्लियामेंट के द्वारा इनको बनाया जाता है।
अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती हैं, ये इनमें 3 अथॉरिटी होती हैं, यानी कि इनको भी फर्दर 3 भागों में बाँटा जाता है। एक काउंसिल होती है, दूसरा स्टैंडिंग कमेटी होती है, तीसरा होता है कमिश्नर। अब काउंसिल का क्या काम होता है? काउंसिल एक डेलिबरेटिव और लेजिस्लेटिव विंग होती है कॉर्पोरेशन की, यानी कि कैसे एक लॉ बनाना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है और कैसे उस पर डिस्कशन करना है, ये सब काम होता है काउंसिल का। अब काउंसिल में कौन-कौन होता है? काउंसिल में सभी इलेक्टेड पर्सन होते हैं, यानी कि इस नगर निगम जो शहर अगर हम बात करें दिल्ली, तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी मेंबर्स इलेक्ट किए गए लोगों के द्वारा वो सब काउंसिल के हिस्सा होंगे, ठीक है? अब ये काउंसिल का हेड कौन होता है? हेड होता है एक मेजर। इस मेजर को एक असिस्ट किया जाता है, एक डेप्यूटी मेजर होता है। ही इज इलेक्टेड इन अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट फॉर अ 1 ईयर टर्म, यानी कि जो डेप्यूटी मेजर जो होता है वो 21 साल के साथ चुना जाता है, जबकि जो मेजर होते हैं वो 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है? इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी काउंसिल है उस काउंसिल की मीटिंग को प्रेसाइड करना मेजर का काम होता है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम वही बात करें कमिश्नर की, सॉरी स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो काउंसिल की जो कामकाज होता है उसको देखती है एंड दे डील विद द पब्लिक वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्स, फाइनेंस, सो ऑन। दे टेक डिसीजन इन देयर फील्ड्स। नेक्स्ट है म्युनिसिपल कमिश्नर। तो म्युनिसिपल जो कमिश्नर होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि जो भी काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया उसको जमीनी स्तर पर लागू कराने का काम किसका होता है? म्युनिसिपल कमिश्नर का। और यही एक जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, यानी मेन होता है। और ये खासकर कौन होते हैं? जो एक आईएएस वगैरह होते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि सेकंड जो टाइप की गवर्नमेंट होती है वो होती है म्यूनिसिपैलिटीज। अब म्यूनिसिपैलिटीज जो होती है वो छोटे नगर जो हैं और छोटे शहरों में होते हैं, ठीक है? इनका भी मेन काम वैसे ही होता है जैसे कि अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का देखा था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का देखा था। अब इन ये भी 3 बॉडी होती हैं, एक काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती है। काउंसिल क्या होती है? वो डेलिब्रेटिव और लेजिस्लेटिव होती है, यानी अगेन कि क्या-क्या ज़रूरतें हैं उन चीज़ों पर डिस्कशन करना, उस पर लॉ वगैरह बनाना, कैसे उसको रेगुलेट किया जाएगा। अब इसका जो काउंसिल का जो चेयरमैन जो हेड होता है, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट या चेयरमैन कहलाया जाता है, ठीक है? जैसे कि मेजर होता है एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो एक सिग्निफिकेंट रोल एंड पार्ट ऑफ द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर भी वही है, काउंसिल का भी काम वही है, उनको लॉ बनाना, डिस्कशन करना। और स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, कमेटी फिर से देखती है क्या-क्या जो जनता के लिए काम किए जा सकते हैं, क्या-क्या परेशानी है, उन सब चीज़ों के संबंध में उन मुद्दों पर बात करना और उसको उस पर मतलब जो है वो काम करना। और एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होते हैं, जो है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, और ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है नोटिफाइड एरिया कमेटीज। अब देखो यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है कि नोटिफाइड, नोटिफाइड का मतलब है कि कोई भी एक विशेष एरिया है उसको चिन्हित किया गया है और उसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है और कहाँ पर लगाई जाती है? जैसे मान लो कोई भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, यानी कि ये एक शहर है, ये छोटा सा गाँव, और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज जो है वो आ गई है, ठीक है? तो इस कंपनीज आ जाने की वजह से यहाँ पर इनके विकास के लिए विशेषकर एक कमेटी बनाई गई है। और उस कमेटी का क्या है कि जो बदलता हुआ जो एक नक्शा है इस एरिया का, उसमें सुधार करना, ताकि वो सभी शहर की जो सुविधाएँ हैं, वो सभी यहाँ पर मिल सकें। तो वो एक नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है, ठीक है? ये इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैज़ेट। इट इज़ कॉल्ड अ नोटिफाइड एरिया कमेटी। Its function within the framework of the State Municipal Act, only those provision of the act apply to it which are notified in the government gazette, यानी कि वही प्रोविजंस यहाँ पर अप्लाई होंगे जो सरकार ने अपने आदेश में जो है वो पारित किए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी क्या होती है? जो छोटे-छोटे शहर होते हैं, नगर होते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कमेटी ये बनाई जाती है। इनको भी पावर दी जाती है और इनका मेन काम क्या होता है? जैसे छोटे नगर में जो नाले वगैरह होते हैं, उनकी ड्रेनेज सिस्टम जो है, रोड से इनकी साफ-सफाई करना, स्ट्रीट की जो लाइट है उनको रिपेयर करना, रिपेयर करवाना, ठीक है? और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब काम करना छोटे स्तर पर। नेक्स्ट है कंटोनमेंट बोर्ड, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो है 5वें नंबर का। कंटोनमेंट बोर्ड कहाँ बनाया जाता है, ठीक है? ये एक अलग प्रोविज़न बनाया गया था इसके संबंध में। एक कंटोनमेंट एक्ट 2006 में पास किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार की जो रक्षा मंत्रालय है, उसके अधीन जो है रहकर यहाँ पर काम किया जाता है, ठीक है? The Cantonment Act 2006 was enacted to consolidate and amend the law related to the administration of the cantonment with a view to impart greater demarcation
इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर फाइनेंशियल बेस टू मेक प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड मीट। यहाँ पर क्या है कि 2006 में कंटोनमेंट एक्ट भी बनाया गया था। ये बेसिकली वहां पर रखा गया जहाँ पर आर्मी की जो बेस होते हैं, आर्मी के ऐसे कुछ बेस, ऐसे मेरठ है, एक छावनी है, आगरा छावनी है, जो बड़ी बड़ी यहाँ पर स्टेशन, परमानेंट जो स्टेशन हैं मिलिट्री के, वहां पर एक कंटोनमेंट बोर्ड बनाया गया है। और उस नगर की जो टोटल कंट्रोल होगा वो किसके अंडर होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो कंट्रोल करेगी। तो 2019 तक जो है हमारे इंडिया में 26 नहीं, 62 कंटोनमेंट बोर्ड है हमारी कंट्रीज में, ठीक है। और इनको 4 भागों में बांटा गया है। अब इस कंटोनमेंट बोर्ड जो बनाया जाता है, इसमें कुछ मेंबर्स तो ऐसे होते हैं जो उस टाउन में इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं। अब इनका जो कार्यकाल की बात करें तो ये भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। द मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन इज द एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट होता है, यानी कि इस कंटोनमेंट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा, ऐसे उस छावनी का जो भी जो कमांडिंग स्टेशन है, उस छावनी का जो मेन ऑफिसर है, वही इस बोर्ड का जो है वो प्रेसिडेंट होगा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। और जबकि वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, उन लोगों के द्वारा, उस नगर के लोगों के द्वारा जो व्यक्ति चुना गया है वो वाइस प्रेसिडेंट होगा। यानी मेजर पावर जो दी गई है वो यहाँ पर एक ऑफिसर को दी गई है। अब कंट्रोल जो कैटेगरी, इसमें भी 4 तरीके के जो बोर्ड होते हैं। तो कैटेगरी 1 में बात करें तो एक मिलिट्री ऑफिसर होगा जो उस स्टेशन का कमांडिंग ऑफिसर होगा, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, ठीक है, हेल्थ ऑफिसर होगा कंटोनमेंट में, एक फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है नॉमिनेट बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है, जो भी पर्सन नॉमिनेट किया गया वो होगा इस बोर्ड में। और 3 मिलिट्री ऑफिसर होंगे जो कमांडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा नॉमिनेट की जाएगी। 8 ऐसे मेंबर होंगे जो इलेक्ट किए जाएंगे बाय द पीपल ऑफ द कंटोनमेंट एरिया के द्वारा। और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे उस कमांडिंग कंटोनमेंट बोर्ड के। तो ये मेंबर जो है उस बोर्ड के जो है वो अ, उस बोर्ड में होंगे, ठीक है। अब द सोर्सेस, द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कंटोनमेंट बोर्ड आर सिमिलर टू दोस ऑफ अ म्युनिसिपैलिटीज दैट आर, मतलब ये वो ही बताया गया कि कंटोनमेंट बोर्ड जो बनाया गया है उसका भी कामकाज बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने उस पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है टाउनशिप। This type of urban government is established by the large public enterprises to provide civic amenities to its staff workers who live in the housing colonies built near the plant। यानी कि टाउनशिप का मतलब क्या है कि जो छोटे मोटे शहर में के आसपास की जो एरियाज में जो छोटे मोटे शहर होते हैं, मतलब ये कस्बे टाइप में होते हैं, उनकी देखरेख के लिए ये जो केंद्र सरकार, अर्बन गवर्नमेंट, राज्य की सरकार जो है वो बनाती है इन कमेटीज को। नेक्स्ट है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट, अब पोर्ट ट्रस्ट आर established in the port areas like मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड सो ऑन फॉर द टू पर्पस। यानी कि देखो नाम से क्लियर हो रहा है, पोर्ट ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट जो पोर्ट एरियाज यानी कि समुद्री जो एरियाज हैं वहां पर जो पोर्ट होते हैं वहां पर ये बनाए जाते हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, ठीक है, चेन्नई है, और भी जो साउथ की जो पोर्ट है वहां पर बनाई जाती है। अब इसमें कौन कौन होता है, टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट द पोर्ट्स, यानी कि जो पोर्ट है खासकर जो है वो पोर्ट के लिए बनाई जाती है कि कैसे उस पोर्ट को कंट्रोल करके रखना है, मैनेज करना है। एंड टू प्रोवाइड दी सिविक एमिनिटीज। ए पोर्ट ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये किसके, पार्लियामेंट के एक्ट अधिनियम के द्वारा इनको बनाया जाता है ट्रस्ट को। इसमें बहुत इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, इसका चेयरमैन होता है, एक ऑफिशियल होता है। इट्स सिविक फंक्शन आर मोर और लेस सिमिलर टू दोस ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। यानी कि अगर हम कामकाज की बात करें तो सभी का काम एक जैसा होता है जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। नेक्स्ट 8वां टाइप और लास्ट है स्पेशल पर्पस एजेंसी, यानी कि एक विशेष पर्पस, विशेष उद्देश्य के लिए एक एजेंसी को बनाया जाना। इन एडिशन टू दी 7 एरिया बेस्ड अर्बन बॉडीज और मल्टी-पर्पस agencies, the state have set up certain agencies to undertake designated activities or specific functions that legitimately belong to the domain of the municipal corporation or municipalities or the other urban government. Their functions are based on the area based, यानी कि ये स्पेशल पर्पस है कि अगर हम बात करें कोई एक एरिया है और उस एरिया में अगर बात करें कि विकास जो बहुत कम हो पाया, कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर जो सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उस विशेष उद्देश्य के लिए इसको बनाया जा रहा है। जैसे कमेटीज के यहाँ पर नाम दिया गया, ठीक, कौन कौन सी कमेटीज है, जैसे टाउन के इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रस्ट बनाना, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज बना देना, और खासकर क्या है कि पानी सप्लाई के लिए एक अलग से अथॉरिटी बनाना, हाउसिंग बोर्ड बना देना, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बोर्ड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको चेक करने के लिए, या शहर में जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, एक विशेष उद्देश्य जो है वो एजेंसीज को बनाना। तो ये होती है स्पेशल एजेंसीज।
नेक्स्ट है म्यूनिसिपल पर्सनल्स। अब इसमें कोई ज़्यादा अलग तो है नहीं, म्यूनिसिपल पर्सनल कोई ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो हम म्यूनिसिपल की जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको देखते हैं कि म्यूनिसिपल में कैसे-कैसे रेवेन्यू है कलेक्ट की जाती है। तो 5 सोर्स होते हैं इनकम के अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। पहला सोर्स है वो है टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के माध्यम से। जो भी रेवेन्यू जनरेट की जाती है लोकल टैक्स। अब लोकल टैक्स में क्या है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा रोड के पास में जो बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, इनको लगाने के लिए जो भी यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होती है वो। प्रोफेशनल टैक्स होते हैं, वाटर टैक्स है, टैक्स ऑन एनिमल, लाइटिंग टैक्स, मार्केट टैक्स है, टोल ऑन न्यू ब्रिज है। तो म्युनिसिपल बॉडीज इम्पोज वेरियस सेसेस लाइक अ लाइब्रेरी सेस, एजुकेशनल सेस, बेकरी सेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस माध्यम से जो वो टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि द सोर्स इंक्लूड रेंट ऑन म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज, यानी कि आपने देखा होगा कि जो सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं उन पर जो लोग किराए से रहते हैं उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होती है। ठीक है, फीस और फाइन्स लगाए जाते हैं, रॉयल्टी टैक्स होता है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है। इन ये सभी कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ग्रांट्स वगैरह दी जाती हैं। ग्रांट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो समय-समय पर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या स्कीम चलाने के लिए जो ग्रांट्स है वो इनको देते हैं। ठीक है, डिवोल्यूशन की बात करें तो द कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द अर्बन लोकल बॉडीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। दिस डिवोल्यूशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि राज्य का जो वित्त आयोग है उसके आधार पर भी इनको जो है वो पावर्स वगैरह फंड वगैरह दिए जाते हैं। नेक्स्ट है लोन। तो अर्बन लोकल बॉडीज रेज लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मीट देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि अपना जो खर्च चलाने के लिए राज्य सरकार जो है समय समय पर इन बॉडीज के लिए जो अर्बन बॉडीज हैं इनके लिए लोन वगैरह देती हैं। They can borrow from the financial institution और अदर बॉडीज ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है ये केवल राज्य सरकार से ही लें। ये जो अन्य बॉडीज होती हैं बैंक वगैरह उनसे भी ये लोन ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि पहले उन्हें राज्य सरकार से अप्रूवल कराना होगा, मतलब उनकी सहमति लेनी होगी, उसके बाद ही ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर की भी काउंसिल होती है। ठीक है, तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट बनाई गई थी कब, 1954 में। ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही इस काउंसिल को बनाया जाता है। इसको क्या नाम दिया गया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक नया आर्टिकल है 263, याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये टर्म जो है सेल्फ गवर्नमेंट वाज फाउंड टू बी सुपरफ्लुअस एंड हेंस वाज रिप्लेस्ड बाय द टर्म गवर्नमेंट इन 1988। अब काउंसिल क्या है, ये काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है। इसमें एक मिनिस्टर होते हैं अर्बन डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार में शहरी विकास मंत्रालय एक अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, उसके एक मंत्री होते हैं। ठीक है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के भी होते हैं राज्य में। अब जो यूनियन के मिनिस्टर होते हैं वो एक्ट करते हैं क्या, चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के। अब क्या क्या काम होता है इस काउंसिल का, तो वो देखते हैं हम क्या काम है। तो ये कि पहला है कंसिडरिंग एंड रिकमेंडिंग द पॉलिसी मैटर्स, यानी कि जो जो पॉलिसीज हैं उनको बनाना। ठीक है, मेकिंग प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशंस। तीसरा है एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में कोऑपरेशन, दोनों को सहयोग करना, दोनों को मिलाना। किन किन उद्देश्यों, किस उद्देश्य से इस काउंसिल बनाई गई है, या जो भी प्रोग्राम है उनको कैसे लागू किया जाए। ठीक है, ड्राइंग अप ऑफ अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शंस, recommending central financial assistance, review the power work done by the local bodies with the central financial assistance, यानी कि जब जब जरूरत पड़े तब सेंटर, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ही दे, सेंटर भी जो है इनकी वो वित्तीय मदद करती है। तो ये जो चैप्टर है अपना पूरा म्यूनिसिपैलिटीज का वो कवर होता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताओ, साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।